Very good morning to all and my dear student. Most welcome I am GACC online classes. Today I will discuss about सदिश in vector form. आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा सदिश, जिसका वेक्टर फॉर्म अपने को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो इसका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि सदिश क्या होगा, इसको कहाँ यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास में कुछ बिंदुओं का एक समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है? कुछ बिंदुओं का एक समुच्चय दिया गया है। यदि इन बिंदुओं को आप एक सीक्वेंस या एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग यदि ऐड कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो यहाँ से एक सरल रेखा का निर्माण होता है जो आपके सामने है। अब इस सरल रेखा का कुछ पार्ट मैंने यहाँ से अलग कर लिया, कुछ पार्ट मैंने अलग कर लिया। इस पॉइंट को सपोज दैट मैंने ए एज्यूम कर लिया और इस पॉइंट को मैंने बी एज्यूम कर लिया। जब ए और बी का जो मेरे पास में रेखाखंड है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो मेरे पास में ये तो ए पॉइंट हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? बी पॉइंट। तो यहाँ एक रेखा से एक रेखाखंड का निर्माण हो गया। इज इट क्लियर? अब इस रेखाखंड में यदि प्रारंभिक बिंदु मेरे पास में ए हो जाए और इसका अंतिम बिंदु यदि मेरे पास में बी हो जाए, मतलब इनिशियल पॉइंट मेरे पास में ए है और फाइनल पॉइंट यदि मेरे पास में बी है, तो मेरे पास में ए से बी तक मूव करने में या जाने में ये वाली दिशा मेरे को चयन करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें ये एरो लगा सकता हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एंडिंग पॉइंट क्या चल रहा है? बी। मतलब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। कहने का मतलब ए से बी तक का आपने डायरेक्शन भी यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये यहाँ पे एक दिशा का निर्माण हो गया। अब रेखाखंड मेरे पास में था और आपने उस रेखाखंड की एक दिशा भी यहाँ पे निर्धारित कर दी। तो जिस किसी रेखाखंड में यदि पहले आपके पास में परिमाण हो और दूसरा उसके साथ में एक क्या होनी चाहिए बेटा? दिशा होनी चाहिए। यदि किसी रेखाखंड में परिणाम के साथ साथ यदि दिशा भी निश्चित है तो उसे हमेशा सदिश कहते हैं। और वैसे आपको नाम से भी बेटा प्रतीत हो रहा है सदिश, जिसमें एक दिशा होनी चाहिए, जिसमें एक वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है बेटा? सदिश कहा जाता है। अब इसमें छोटे छोटे नाम हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपका इसमें है बेटा आधार रेखा, सेकंड इसमें मेरे पास में है दिशा, तीसरा मेरे पास में है संकेत, चौथा मेरे पास में इसमें है परिमाण या लंबाई। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए आधार रेखा कौन सी होती है। बेटा जो सदिश आप किसी रेखाखंड से बना देते हो, जिस सदिश को बनाने के लिए जो रेखाखंड आप इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में यूज़ करते हो, वो हमेशा जो रेखा होती है वो कौन सी रेखा कहलाती है बेटा? आधार रेखा। कि इस आधार से मैंने एक सदिश का निर्माण किया है तो इसे क्या कहेंगे बेटा? आधार रेखा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दिशा। आपके पास में जो दिशा निर्धारित करना है उसका जो रूल होता है उसका ये होता है कि प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम बिंदु की तरफ आप जाने वाले रेखाओं या बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसकी तरफ हमेशा अपन एक एरो या एक दिशा का चिन्ह लगा देते हैं। ये अपने पास में होता है दिशा। दिशा अंतिम बिंदु की तरफ जाने का होता है और प्रारंभिक बिंदु से ये स्टार्ट होता है। तीसरा मेरे पास में होता है संकेत। अब आपको क्या पता कि ये सदिश है या नहीं है? तो सबसे पहले एक रेखाखंड लीजिए, कौन सा ले लिया आपने? ए बी, और उसके ऊपर अपन ये लाइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी रेखाखंड है वो एक सदिश रूप में है। उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए है और अंतिम बिंदु क्या हो गया बेटा? बी। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसका संकेत हो गया। फोर्थ है परिमाण या लंबाई। किसी भी रेखाखंड में से यदि अपन अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु का यदि कोई लंबाई माप लेते हैं, उसकी लंबाई को अपन किसी भी मेजरमेंट से नाप लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो होता है उसको कहते हैं बेटा परिमाण। कहने का मतलब यदि मेरे पास में ए बी एक सदिश दिया गया है, यदि मैं इसमें मापांक का चिन्ह यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कहने का मतलब ए से लेके बी तक का जो सदिश दिया गया है उस पर यदि मापांक आप लगा देते हो तो ये जो नोटेशन होता है वो हमेशा किसको इंडिकेट करता है बेटा? परिमाण को इंडिकेट करता है। और ये जो परिमाण होता है वो क्या होता है? इसकी लंबाई को हमेशा प्रदर्शित करता है।
मैं वापस बता रहा हूँ बेटा आपको। सबसे पहले आधार रेखा। आधार रेखा हमेशा जो सदिश की होती है उसकी बेसिक लाइन होती है जहाँ से अपन एक सदिश का निर्माण करते हैं। दूसरा मेरे पास में दिशा। दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होती है और अंतिम बिंदु की तरफ उसका दिशा निर्देश होता है। तीसरा मेरे पास में संकेत है। यदि आपके पास में किसी ए बी सदिश को शो करना है या प्रदर्शित करना है तो आप ये एरो का चिन्ह उसके ऊपर लगाओगे। फोर्थ मेरे पास में परिमाण है। ये इंडिकेट करता है कि उस सदिश की आपके पास में लंबाई कितनी है। इज इट क्लियर? इसके बाद में यदि अपने पास में आता है तो अपने को पता चलता है कि इसकी दिशा और अभिदिशा में डिफरेंस क्या है। यदि दिशा मेरे पास में और अभिदिशा, इन दोनों सेंटेंस को या वर्ड्स को अपन देखेंगे तो अपने को ये कंफर्म होगा कि जैसे मेरे पास में दिशा है, ये दिशा तो कैसे भी अपन निर्धारित कर सकते हैं कि बी से लेके ए तक ए की तरफ दिशा निर्धारित हो सकती है या पी से लेके क्यू तक की दिशा भी क्या हो सकती है, निर्धारित हो सकती है। बट अभी दिशा का यहाँ डिफरेंस ये होता है कि आप जिसकी तरफ जा रहे हो उसकी तरफ हमेशा दिशा होनी चाहिए। प्रारंभिक बिंदु से लेके आप अंतिम बिंदु की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होगा दिशा और जो अंतिम बिंदु होगा उसकी तरफ आपका एरो का चिन्ह लगेगा। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि सदिश वाकई में होते कितने प्रकार के। बेसिकली यदि अपन देखें तो सदिश बेटा अपनी दिशा और अपने परिणाम के आधार पर निर्धारित होते हैं। इनकी दिशा अलग अलग होती है तो इनके सदिश के जो नाम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इनके परिणाम यदि अलग अलग होते हैं तो इनके सदिशों के नाम भी बेटा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबसे पहला यदि मैं प्रकार लेता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जो पहला होता है बेटा वो होता है शून्य सदिश। वो क्या होता है, शून्य सदिश। इंग्लिश वर्ड होता है बेटा इसका जीरो वेक्टर। देखिएगा सबसे पहले अपने को नाम से ही पता चल रहा है शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिणाम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है या शून्य होता है। एक बेसिक मैं आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ। सदिश की डेफिनेशन आपके पास में कभी भी हो तो जो चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, एक तो उसकी दिशा होनी चाहिए और दूसरा उसका क्या होना चाहिए बेटा, परिमाण होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, देखो सदिश अपने पास में होगा, दिशा अपने पास में होगी, लेकिन उसका परिमाण हमेशा कितना होगा, जीरो। कहने का मतलब आपके पास में पहले कोई लाइन सेगमेंट था या रेखाखंड था ए से लेके बी तक, लेकिन जब मैं उसको जीरो वर्ड से यूज़ कर रहा हूँ या शून्य सदिश दे रहा हूँ तो कहने का मतलब इसकी लंबाई बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। ये सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे सेट हो जाएगा, एक पॉइंट सदिश हो जाएगा, तो इसकी कोई लंबाई नहीं है। तो ये कौन सा सदिश हो जाएगा, शून्य सदिश। शून्य सदिश को अपन बोल सकते हैं बेटा एक बिंदु सदिश, क्योंकि जब इसकी मैं ज्यामिति से इसका निर्धारण करता हूँ तो इसकी कोई लंबाई नहीं होती, और लंबाई नहीं होती है तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो हमेशा एक बिंदु बनता है। इज इट क्लियर? सेकेंड, एकांक सदिश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर टॉपिक। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जैसे आपके पास में लिखा हुआ है उसी से अपने को पता चल रहा है कि एकांक सदिश का डेफिनेशन क्या हो सकता है। बेटा उसमें दिशा तो होगी, लेकिन एकांक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक अंक। जिस सदिश का परिमाण हमेशा एक या इकाई के बराबर होता हो उसे एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इसका जो संकेत होता है अपने पास में वो होता है बेटा कैप। क्या होता है, कैप। इसको कैप से शो करते हैं। हिंदी में यदि अपन इसको लिखना चाहें तो ये कैप का इंडिकेशन वर्ड होता है, कैप। इसका मीनिंग ये होगा कि जब आपके पास में एक सदिश दिया गया है ए से लेके बी तक, कौन सा सदिश दिया गया है, ए से लेके बी तक, यदि मैं इसके सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा दूं, यदि मैं इसके सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा दूं या डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में जो आंसर फाइंड आउट होता है हमेशा वो क्या होता है बेटा, उसका एकांक सदिश फाइंड आउट होता है। मैंने जैसे बोला है वैसे साथ में एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बना दिया है, ए बी कैप इज इक्वल्स टू ए बी सदिश डिवाइड बाई ए बी का परिमाण। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास में ये सदिश है मतलब दिशा आ गई है, और इसी के परिमाण को अपन ने इसमें भाग लगा दिया है, तो दोनों सदिश आपस में क्या हो गए, बराबर। यदि दोनों सदिश आपस में बराबर हो गए तो इनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा,
1 होती है। कितनी होती है? 1। तभी इसे क्या बोला जाता है? एकांक सदिश। यदि किसी भी सदिश को आपको एकांक सदिश में परिवर्तित करना है तो पहले आपको सदिश लिखना होगा तथा उसके साथ साथ उसके परिणाम का आपको क्या करना है बेटा? इसको डिवाइड करना है। दूसरा यदि इसका प्रकार होगा नेक्स्ट, वो होता है समदिश सदिश। कौन सा होता है? समदिश सदिश। जैसा लिखा हुआ है वर्ड वैसे ही आपको पता चल रहा है, दिशा तो होगी लेकिन दोनों वेक्टर की दिशा क्या होगी? एक समान होगी, वो होंगे आपके समदिश सदिश। सपोज दैट आपके पास में सदिश है एक ए से लेके बी तक। कौन सा सदिश है? ए से लेके बी तक। और दूसरा आपके पास में सदिश दिया गया है बेटा, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो P है और अंतिम बिंदु है वो आपके पास में Q है। प्रारंभिक बिंदु आपके पास में क्या है? P और अंतिम बिंदु कौन सा आपके पास में? Q। तो ये जो सदिश होगा इसको अपन कौन सा सदिश बोलेंगे बेटा? PQ सदिश। मैं पहले इनका इंडिकेशन बता देता हूँ। ये हो गया आपका AB सदिश और ये हो गया बेटा आपका PQ सदिश। इन दोनों सदिशों के बारे में आपको क्या पता चल रहा है? देखना, सबसे पहला जो सदिश है वो AB सदिश है। इसकी जो दिशा है वो मैंने उसका इंडिकेशन लगा दिया, A से लेके B की तरफ है। दूसरा मेरे पास में सदिश है वो PQ सदिश है। इसकी जो दिशा है उसका मैंने निर्धारण कर दिया है, P से लेके Q की तरफ है। अब आपको देखने से ये पता चल रहा है कि दोनों सदिश की दिशाएं क्या है बेटा? एक समान, लेकिन इनकी लंबाई या इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? इनका परिमाण, वो दोनों क्या है बेटा? एक समान। इनकी दिशाएं एक हैं लेकिन इनके परिमाण अलग अलग हैं। वो सदिश कौन से होते हैं बेटा? समदिश। जैसे बेटा आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और इनको साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, तो समदिश सदिश में दोनों सदिश की दिशा एक समान होती है, बट इनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका प्रकार आता है वो होता है बेटा समान सदिश। कौन सा होता है? समान सदिश। अब समान सदिश की डेफिनेशन क्या होती है वो देखना। जैसा ये शब्द है वैसे ही उसकी परिभाषा है, समान सदिश। मैं एक ज्योमेट्री को शो कर रहा हूँ। इसको ए से लेके बी तक आपको कोई सदिश दिया गया है और सिमिलरली इसी प्रकार आपको एक दूसरा सदिश दिया गया है। कौन सा? PQ सदिश दिया गया है। ये सदिश भी कौन सा हो गया आपका? PQ सदिश। यदि इन दोनों सदिश को आप आइडेंटिफाई करने जाओगे, यदि इन दोनों सदिश को आप देखने जाओगे तो इनकी दिशा भी क्या है बेटा? एक समान और इनके परिमाण भी क्या है? एक समान। यदि किसी भी सदिश की दिशा और परिणाम दोनों समान होते हैं तो वो समान सदिश कहलाते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। इफ बोथ वेक्टर्स have same direction and same magnitude then it is always known like and equal vector। कौन सा वेक्टर होता है? वो समान सदिश होता है यदि उन दोनों की दिशाएं और उन दोनों का परिणाम क्या होता है बेटा? एक समान होता है। नेक्स्ट जो इसका प्रकार होता है वो होता है ऋण सदिश। कौन सा सदिश होता है बेटा? ऋण सदिश। ऋण सदिश, नेगेटिव वेक्टर। यदि कोई भी सदिश आपके पास में दिया गया है, मैं आपको ज्योमेट्री से बता रहा हूं, और इस सदिश की यदि दिशा आपने चेंज कर दी है, क्या कर दी बेटा? दिशा चेंज करती है, तो आपका जो AB सदिश होगा इस बार मैं उसको लिखूंगा बेटा B से A सदिश जा रहा है। कौन सा जा रहा है? B से A सदिश। बट यदि मैं उसको AB सदिश के साथ में लिखना चाहूँ तो मेरे को आगे उस पर कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव चिन्ह का मतलब ये होता है कि यह एक ऋणात्मक सदिश है। यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक यदि कोई दिशा निर्धारित हो जाती है और उसी दिशा के अकॉर्डिंग यदि अपन संकेत को लिखा जाता है तो हमेशा प्लस का साइन आता है। यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ जा रहे हैं लेकिन वैसा का वैसा यहाँ पे एरो नहीं लगा हुआ है, चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो उसके बाहर हमेशा कौन सा चिन्ह लगता है बेटा? ऋणात्मक या नेगेटिव साइन लगता है। ये होता है बेटा आपका ऋण सदिश। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा विपरीत सदिश। कौन सा सदिश होता है? विपरीत सदिश। एक सदिश की दिशा यदि अपने पास में P से लेके Q की तरफ है और इसी प्रकार इसी की दिशा को मैं
Q से लेके P की तरफ कर देता हूँ तो ये तो हमारे पास में पहला सदिश होगा, और इस पहले सदिश का ये कौन सा सदिश होगा बेटा? विपरीत सदिश होगा। वापस सुनो, यदि एक सदिश की मैं दिशा को चेंज कर देता हूँ या अपोजिट कर देता हूँ तो ये कौन सा सदिश होता है बेटा? विपरीत सदिश होता है। कौन सा सदिश होता है? विपरीत सदिश होता है। ये मैंने आपके सदिशों के प्रकार को कंप्लीट कर दिया है। यदि आप देखना चाहोगे तो इसमें एक समान सदिश था, एक ऋण सदिश था, एक विपरीत सदिश था, एक जीरो सदिश था और एक एकांक सदिश था। ये सभी इसी के प्रकार कंप्लीट हुए। अब अपने को देखने इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, सदिशों के कौन कौन से गुण धर्म हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज के अनुसार अपन ये चेक कर सकते हैं या ये बता सकते हैं सदिश को अपन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अभी का वो रहेगा सदिशों के गुणधर्म। सदिशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सबसे पहला इसमें रहेगा सदिशों का योग। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यदि मेरे पास में एक सदिश दिया गया है ए बी सदिश और दूसरा दिया गया है मेरे पास में बी से लेके सी सदिश दिया गया है। कौन सा दिया गया है? बी से लेके सी सदिश। यदि मैं फर्स्ट प्रारंभिक बिंदु को दूसरे वाले सदिश के अंतिम बिंदु से ज्वाइन करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ बेटा? ज्वाइन करना चाहूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं इनको प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से कनेक्ट करना चाहूँ। बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास में एक सदिश है, मैं इसको ए सदिश एज्यूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास में दूसरा सदिश है जिसको मैं स्मॉल बी सदिश एज्यूम कर लेता हूँ। यदि आप इन दोनों एडिशन को जोड़ना चाहोगे, यदि आप इन दोनों वेक्टर्स को एडिशन फॉर्मूले से जोड़ना चाहोगे तो इसके लिए एक स्पेशल रूल होता है, त्रिभुज नियम। कौन सा होता है बेटा? एक ट्राइंगल लॉ होता है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम के अनुसार यदि अपने पास में एक वेक्टर दिया गया है और उसी की दिशा में यदि दूसरा वेक्टर दिया गया है तो इनका जो परिणामी वेक्टर होगा उसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु की तरफ होगी। किधर होगी बेटा? पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की तरफ होगी। ये आपका एक त्रिभुज नियम होगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ, त्रिभुज नियम के अनुसार इस वाले सदिश का और इस वाले सदिश का यदि अपन एडिशन कर देते हैं तो परिणामी सदिश का अपने को परिणाम मिल जाता है सदिश ए और सदिश बी। ये आपका जो तीसरा सदिश है या परिणामी सदिश है, इसकी लंबाई का परिमाण अपने पास में मिल गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास में कोई ए सदिश दिया गया था और उसी की दिशा के अकॉर्डिंग आपको बी सदिश दिया गया था। दिशा बेटा इनकी रेगुलर आगे इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यदि नहीं बढ़ेगी, यदि वापस अपोजिट होगी तो उसके लिए अलग रूल अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अपने पास में एक ए सदिश दिया गया था, उसके बाद में एक बी सदिश दिया गया था। दोनों की दिशाओं को आप निर्धारित कीजिए, सेम डायरेक्शन चल रही है। जो तीसरे वाला सदिश होगा या उसको इन दोनों का परिणामी सदिश बोलते हैं, इसकी दिशा भी ए के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वाले सदिश के अंतिम बिंदु की तरफ होगी। तो इसका जो परिणाम होगा वो इन दोनों वेक्टर या इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। इसलिए इसे त्रिभुज नियम भी कहते हैं और इसको ट्राइंगल्स लॉ भी कहते हैं। यदि त्रिभुज नियम को अपन डायरेक्ट फॉलो करें तो किसी भी सदिश के लिए यदि उसमें त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई का योग हमेशा दो अन्य दी गई भुजाओं की लंबाइयों के योग की क्या होता है? बराबर होता है। मैं इसको किसी एग्जाम्पल से कंप्लीट करता हूँ। यदि आपके पास में ए सदिश दिया गया है 2i प्लस के 3j प्लस का 4k, यदि आपके पास में बी सदिश दिया गया है 3i प्लस के 5j प्लस का 7k, इन दोनों को आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। सबसे पहले तो अपने को पता होने चाहिए कि i j k क्या होते हैं बेटा। ये मैं इसी के साथ कंप्लीट कर देता हूँ, सदिशों के योग टॉपिक के साथ में। ओके, यदि अपने पास में कोई कोऑर्डिनेट प्लेन दिया गया है x डैश y और y डैश, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? ओरिजिन पॉइंट होता है। अब देखो आगे,
यदि मैं एक्स एक्स की दिशा को निर्धारित कर देता हूँ तो इसका इंडिकेशन हमेशा होता है, संकेत होता है आई। यदि मैं वाई एक्स की दिशा को निर्धारित कर देता हूँ तो इसका जो संकेत होता है वो होता है जे। और यदि मैं जेड, जो इसके लंबवत एक तल या रेखा होती है, इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये होता है अपने पास में जेड। और इसका जो दिशा का निर्धारण होता है वो बेटा कौन करता है, के करता है। कौन करता है, के। तो एक्स एक्स की जो दिशा का निर्धारण होता है वो आई फॉर्म करेगा, जे की दिशा का निर्धारण फॉर्म वाई एक्स डायरेक्शन में होगा, और जेड का यदि निर्धारण होगा तो वो के फॉर्म करेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे एक्स एक्स का परिमाण भी है, जे एक्स का परिणाम भी है और जेड एक्स का परिणाम भी है। इन तीनों परिणाम से एक सदिश का निर्माण हुआ। तो ये मेरे पास में पहला सदिश है, ये मेरे पास में दूसरा सदिश है। यदि आप देखना चाहोगे सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपको ए और बी वेक्टर को ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, सबसे पहले वाले वेक्टर में एक्स में आई के डायरेक्शन में कितना परिमाण है, 2। दूसरे वाले वेक्टर में आई का परिमाण कितना है, 3। तो टोटल एक्स डायरेक्शन में आई का परिमाण कितना हो जाएगा, 5। तो पहले तो इनका मैं ओपन फॉर्म लिख देता हूँ, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। साइन कौन सा यूज़ करोगे, प्लस। दूसरा क्या होगा, 3i प्लस के 5j प्लस का 7k। ये कौन सा वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर हो गया। पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर में मैं ऐड कर रहा हूँ, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5i, 3 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 8j, 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11k। ये आपको इनका एक परिणामी सदिश का आंसर मिल गया। इसको आपने कैसे फाइंड आउट किया, त्रिभुज के नियम के अनुसार आपने इसको फाइंड आउट किया। यदि एक सदिश दिया गया है और इसी की दिशा में दूसरा सदिश दिया गया है तो इन दोनों को यदि अपन ऐड करेंगे तो इनका परिणामी सदिश हमेशा अपने पास मिल जाता है। इज इट क्लियर। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी शो करा है। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करने हैं। यदि आपके पास में दो सदिशों का निर्माण करना है तो इनका जो परिणामी सदिश है वो इन दोनों सदिशों के योगफल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। आगे तो मेरे पास में जो सी सदिश होगा उसका आंसर होगा ए सदिश प्लस बी सदिश। मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए सदिश प्लस बी सदिश इज इक्वल्स टू सी सदिश। एक रिजल्ट अपन यहाँ से ओपन कर रहे हैं, ए सदिश एज इट इज प्लस बी सदिश एज इट इज। देन सी वेक्टर को मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, बाएं पक्ष में अपन लेके आ रहे हैं। तो इसका साइन पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। तो ये किस में हो गया बेटा, माइनस में हो गया। अब इसको ज्योमेट्री से शो करता हूँ। यदि एक सदिश अपने पास में ए है, दूसरा सदिश अपने पास में बी सदिश ये है, तीसरे सी सदिश में माइनस लग गया, मतलब आपने डायरेक्शन को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा सदिश हो गया, सी सदिश हो गया। ए सदिश पहले से प्रेजेंट है, बी सदिश ये है और सी की दिशा को मैंने इसे इंडिकेट कर दिया। तो आप वापस कहाँ पहुँच गए बेटा, प्रारंभिक बिंदु पे पहुँच गया। जब कोई सदिश अपने पास में होता है और उसकी दिशाओं के अनुसार यदि वापस वो सदिश अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जाता है तो उनका जो परिणामी होता है वो कितना होता है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब यदि एक त्रिभुज दिया गया है, यदि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है और उसकी दिशाएं प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होकर शुरू होकर वापस प्रारंभिक बिंदु की तरफ आ जाती हैं तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सदिश योग हमेशा 0 के बराबर होता है। समझ गए। इन तीनों भुजाओं को यदि आप योग करोगे तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि बेटा इनमें परिमाण तो है लेकिन जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे क्या आ गए, वापस आ गए। तो इनमें दिशा वापस उसी बिंदु पे आ गई, तो दिशा नहीं है तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अतः त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिश दिए गए हैं और उन दोनों सदिशों को आप ऐड करते हो तो उनका परिणामी अपने को तीसरी सदिश के रूप में मिल जाता है। तो पहला जो अपन ने गुणधर्म पढ़ा है बेटा वो है त्रिभुजों का, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। अब अपन त्रिभुज से आगे चलकर उन सदिशों को अपन एक चतुर्भुज पे निर्माण करते हैं। दूसरा मेरे पास में जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी सदिशों का चतुर्भुज नियम।
सदिशों का चतुर्भुज नियम, क्वाड्रेटल लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसमें देखना बेटा, यदि आपके पास में ए सदिश दिया गया है, यदि आपके पास में बी सदिश दिया गया है, तो इनका परिणामी होगा बेटा सी सदिश। इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो एक सदिश मेरे पास में ये हो जाएगा जो बी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक सदिश मेरे पास में ये हो जाएगा जो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है बेटा, ए डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ए डायरेक्शन हो गया। तो मेरे पास में इस वाले सदिश का दिशा हो गया ये, और इस वाले सदिश का दिशा हो गया, तो परिणामी भी कौन सा आएगा बेटा, सी सदिश आएगा। तो मैं फर्स्ट ए वाले यदि त्रिभुज में देखूं, फर्स्ट ए वाले त्रिभुज में देखूं तो सी का रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि ऊपर वाले बी वाले त्रिभुज में देखूं तो सी का जो परिणामी होगा वो भी कितना होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। ये पहला वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया। इन दोनों में मैंने देखा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे निर्धारित हो गए। अब यदि इनमें चारों भुजाओं में मैं देखने जाऊँ तो ए वेक्टर अपने पास में ये है, बी वेक्टर अपने पास में ये है, सी वेक्टर में ये जूम कर लूँगा, डी वेक्टर में मेरे पास में ये जूम कर लूँगा, तो इनका परिणामी हमेशा इनके विकर्ण के अनुसार होगा, और जो इनका परिणामी होगा वो इनके विकर्ण की लंबाई होगी। देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो सी कौन सा हो गया बेटा, विकर्ण वेक्टर हो गया। तो डायगोनल वेक्टर की जो लंबाई आती है, क्योंकि चतुर्भुज में आपके पास में ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण कौन सा होता है बेटा, ये विकर्ण होता है। तो सी विकर्ण की लंबाई कैसे आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सी वेक्टर की लंबाई कैसे आएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि मान लो मैं इनके नोटेशन को अलग अलग ले लेता हूँ, मैं इनके नोटेशन को अलग अलग ले लेता हूँ, इनके संकेत को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास में ए वेक्टर है, ये मेरे पास में बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि मैं इसको सी वेक्टर ले लूँ और ये मेरे पास में डी वेक्टर हो जाए और इनका परिणामी यदि ई वेक्टर हो तो आंसर क्या होगा, यदि इनका परिणामी ई वेक्टर है तो आंसर होगा बेटा जी सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। कहने का मतलब त्रिभुज की एक परिणामी भुजा को यदि लंबाई में देखना चाहो तो इनकी बेसिक दो लंबाइयों के सदिश योग का मान हमेशा इसके परिणामी भुजा के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब कहीं भी अपने पास में एक से ज़्यादा सदिश दिए गए हैं और उनका योग देखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सपोज दैट आपके पास में ए वेक्टर है, फिर आपका बी वेक्टर है। देखो इनकी दिशा देखना बेटा, ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये इसका सेकंड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, इसको मैंने क्या दे दिया, सी वेक्टर। यदि इसी की डायरेक्शन में मैं डी वेक्टर में चलूँ, कौन सा वेक्टर, डी वेक्टर, तो इस वेक्टर का जो परिणामी होगा, मैं परिणाम को ई वेक्टर ले लेता हूँ, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। होगा ये नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये पॉइंट अपने पास में ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। प्रारंभिक मेरे पास में सदिश था वो ए सदिश है, दूसरे वाला सदिश मेरे पास में क्या है, बी सदिश है। तो इनका जो परिणामी होगा दैट सिंप्लाइज सी सदिश, वो कितना होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। सी का जो परिणामी मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दूसरा मैंने एक त्रिभुज का निर्माण किया, यदि सी सदिश ये है और डी सदिश ये, तो इनका जो परिणामी होगा वो कौन सा सदिश लिया अपन ने, ई सदिश। ई सदिश क्या होगा, वेक्टर सी सदिश प्लस डी सदिश। सी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कौन सा हो गया, डी वेक्टर। ये आपको परिणामी ई सदिश यहाँ पे मिल गया। यदि मैं इस डायग्राम को और आगे बढ़ाना चाहूँ और मैंने ये एफ वेक्टर ले लिया, तो नेक्स्ट आपके पास में जो वेक्टर होगा वो यदि मैं एम वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ, तो एम वेक्टर का जो आंसर होगा, एम वेक्टर का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ई सदिश प्लस के एफ सदिश। ए सदिश का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस डी सदिश प्लस कितना हो जाएगा, एफ सदिश। ये किसका परिणाम हो गया बेटा, एम सदिश का परिणाम हो गया। ये मैंने एक से ज़्यादा अपने पास में सदिश दिए गए थे, इनका एडिशन का फॉर्मूले को अकॉर्डिंग आपने इसको क्लियर किया है। समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा अपन।
सदिशों के योग। इसमें कौन कौन से आपको रूल और नियम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, यदि किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो वही वेक्टर होगा। यदि आप जीरो वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करते हो तो वही वेक्टर होगा। यदि आप किसी संख्या को वेक्टर में ऐड करते हो तो वो संख्या और वेक्टर अलग अलग लिखे जाएंगे। कभी भी कोई संख्या किसी वेक्टर में डायरेक्ट ऐड नहीं होगी। सदिश में हमेशा सदिश का ही योग होगा, किसी संख्या का योग नहीं होगा। यदि आपके पास में कोई संख्या किसी सदिश से गुणा है, यदि आपके पास में कोई संख्या किसी सदिश से गुणा है तो ये संख्या उस सदिश से कंप्लीट क्या हो जाएगी बेटा, गुणा हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ आपके पास में कोई संख्या है और यहाँ आपके पास में कोई सदिश दिया गया है, तो इस संख्या को आप सदिश से कंप्लीट गुणा करोगे। कंप्लीट गुणा का मतलब वो i से भी गुणा होगा, वो j से भी गुणा होगा और वो k से भी गुणा होगा। इज इट क्लियर? ये आज आपका सदिशों का गुणधर्म में पहला कंप्लीट हो जाता है, सदिशों का योग। सदिशों के योग यदि आप कर देते तो उनके परिणामी सदिश का परिणाम हमेशा अपने को मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जाते हैं बेटा, सदिशों का वैकलन। सदिशों का वैकलन। सदिशों का वैकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक सदिश में से दूसरे सदिश को माइनस करना, एक सदिश में से दूसरे सदिश को माइनस करना। सपोज दैट मेरे पास में कोई ए वेक्टर है और इसी के साथ में मेरे पास में कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। आपके पास में यहाँ से यहाँ तक ए बी वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में पी क्यू वेक्टर है। कौन कौन से वेक्टर हैं? एक तो ए बी सदिश है और दूसरा मेरे पास में कौन सा है, पी क्यू सदिश। आपको फर्स्ट वाले सदिश में से सेकंड वाले सदिश को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब ये हुआ आई की कैलकुलेशन आई के साथ में होगी, जे की कैलकुलेशन जे के साथ में होगी और के की कैलकुलेशन के के साथ में हो गई। क्यों बेटा? यदि आपके पास में कोई कण या पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक्स दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर वापस वो 3 किलोमीटर आया बेटा, तो वह x की दिशा में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो i का जो वैकलन होगा वो i में करेंगे, j का माइनस होगा वो j में करेंगे और k का माइनस किस में करेंगे, अपन k में करेंगे। सपोज दैट मेरे पास में कोई एग्जाम्पल है, आपके पास में ए बी सदिश है i प्लस जे प्लस के। कहने का मतलब एक्स एक्स में उसका परिणाम कितना है 1, वाई एक्स में उसका परिमाण कितना है 1 और के में उसका परिणाम कितना है 1। अब दूसरा आपके पास में पी क्यू सदिश है 2i प्लस का 3j प्लस का 5k। कौन सा? 2i प्लस का 3j प्लस 5k। तो मैं इसमें भी ये बता सकता हूँ कि x में परिमाण कितना है 2, y में परिमाण कितना है 3 और z में परिणाम कितना है 5। अब मेरे को पी क्यू सदिश में से कौन सा सदिश माइनस करना है बेटा, ए बी सदिश माइनस करना है। 2i में से i को माइनस करोगे तो कितना होगा i, नेक्स्ट होगा 2j और नेक्स्ट कितना होगा बेटा 4k। ये इन दोनों का अपन ने क्या किया, माइनस किया। योग और माइनस की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो बेसिक इसमें कॉमन बात होती है वो ये होता है, i का i में एडिशन करेंगे, j का j में एडिशन करेंगे और k का k में एडिशन करेंगे। उसी प्रकार i का i में माइनस करेंगे, j का j में माइनस करेंगे और k का k में माइनस करेंगे। इसी के साथ ये वैकलन भी क्या हो गया बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो गई, कंप्लीट। अब अपने को ध्यान में रखना है, यदि मैं a वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस करता हूँ, यदि मैं ए वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस करूंगा तो ए वेक्टर ही होगा। बट यदि मेरे पास में जीरो वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करूंगा तो मेरे पास में उस ए वेक्टर की क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। क्योंकि बेटा इसका तो कोई परिमाण नहीं है, उस परिमाण में से आप इसको माइनस कर रहे हो तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये आपको दो प्रॉपर्टीज में और ध्यान में रखनी है। मैं एक बार मेरे टॉपिक को वापस समराइज करता हूँ। सबसे पहले तो आज अपन ने स्टडी किया है कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें परिमाण के
साथ साथ यदि दिशा भी होती है वो क्या कहलाता है बेटा आपका सदिश। फिर सदिशों के कितने कितने प्रकार होते हैं, इनको क्या क्या नाम से अपन बोलते हैं या समझते हैं। फिर इनके आते हैं बेटा गुणधर्म। आज की क्लास में अपन ने 2 गुणधर्म कंप्लीट करें, एक तो सदिशों का योग और एक सदिशों का माइनस। कल अपन इनका सदिश गुणा, अदिश गुणा और ज़्यादा सदिश तो ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं और इनका अलग अलग गुणनफल कैसे कर सकते हैं, या डिफेंस की इनकी एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने स्टडी पे बेटा कंप्लीट ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना तो ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन आपकी स्टडी को बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग जो आपका GVCC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके डिफेंस के लिए प्रोवाइड करवा रखा है, आप कभी भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम या अपने कोई सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स।